बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह बखैर और आपको सुनो पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ ज़हर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नजफ राजा। उम्मीद है, दुआ है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की सुबह का आगाज उज़ैर हम एक मेडिकल रिसर्च से करेंगे कि 2 मिनट का गुस्सा आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। 7 घंटों के लिए आपका कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाता है, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। 7 घंटों के लिए न्यू सेल्स की जो रीजनरेशन है वो स्लो हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और साथ ही साथ 24 घंटे के लिए आपकी नींद खराब हो जाती है। आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क भर में सूरज की तपिश बरकरार है, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से नाज़िश याज़ हमें ज्वाइन करेंगी, लाहौर से दुआ शकील पराचा हमारे साथ मौजूद होंगी, जबकि इस्लामाबाद से समन गुल हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहर कायद कराची का और जानते हैं कराची का मौसम कैसा है। नाज़िश, जिस तरह से भी बात हो रही थी कि जो मौसम की तलखी है वो आपके मूड पर भी असरअंदाज होती है, शहर कायद का मौसम इस वक्त कैसा है ये बताइएगा। भाई बिल्कुल, जो मौसम की सूरत हाल है वो मूड पे यकीनन असरअंदाज होती है और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उससे कि आज सुबह जब मैं घर से निकली हूँ तो बड़ी हल्की हल्की प्यारी प्यारी सी हवा के साथ और जो सूरज और बादलों की आँख मचोली उसके साथ मैं आई हूँ यहाँ पर। तो मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। हवा की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा थी, अच्छी जिसे कहते हैं खुशगवार थी। तो मौसम सुबह में तो बड़ा खुशगवार है भाई यहाँ पर कराची में। अभी थोड़ा सूरज ने मुझे आँखें दिखाना शुरू किया है, तो आप मेरे सनशेड्स देख लें, क्योंकि मैं सूरज की वजह से मैंने फिर अपने सनशेड्स लगा लिए हैं। आज अगर टेम्परेचर की बात कर लें तो आज ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 60 से 70% है और हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार बात जो शहर कायद के हवाले से है कि शहर कायद में सुबह के औकात में और शाम के औकात में मौसम बहुत औसम हो जाता है, जितनी भी गर्मी हो, क्योंकि हम समंदर के पास है। खुशकिस्मत हैं कराची वाले के समंदरी हवाएं जो हैं शाम को बहुत बहाल हो जाती हैं। समंदरी हवाएं अहलियाने कराची को रेस्क्यू करती हैं। नाज़िश, बिल्कुल ऐसे ही है। और नाज़िश की तैयारी जो है भरपूर है, सनग्लासेस के साथ वो खड़ी हुई हैं और हवा के बारे में तो वो बात कर रही है कि अच्छी चल रही है और ठंडी चल रही है, लेकिन सूरज भी अपनी तपिश के साथ मौजूद है। शहरी इक़्तिदार के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे मौसम कैसा है। जी बताइए समन, क्या सूरत हाल है मौसम की? जी बिल्कुल, मेरे चेहरे से तो आपको देख के लग रहा होगा मेरा मूड जो है वो मौसम की वजह से बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो मौसम जब ख़राब होता है तो फिर मूड भी ख़राब हो जाता है। गर्मी की शिद्दत जो है वो हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से। जो सितंबर का महीना है ओवरऑल हमने देखा कि इसमें गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा महसूस किया। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि सितंबर मौसम के हवाले से सितमगर साबित हो रहा है शहर बेमिसाल वालों के लिए भी? बिल्कुल ऐसे ही है। कराची वाले तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। नाज़िश मेरी जो दोस्त हैं वो रोज़ हमें जेलिस करती हैं कि भाई मौसम अच्छा हो गया, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और हम तो जो है इस चीज़ को तरस ही गए हैं कि हम बता दें कि भाई आज बारिश होने वाली है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी यही कहा जा रहा है कि मौसम गर्म और खुश्क रहेगा और मतलब जो है वो अबर आलूद रहेगा और गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। लेकिन 26 सितंबर को जो है वो एक स्पेल स्टार्ट हो रहा है बारिशों का, जिससे मौसम जो है खुशगवार रहेगा और जो ये स्पेल है 1 अक्टूबर तक जो है वो जारी रहेगा, जिससे मजीद जो है वो मौसम में तब्दीली आ सकती है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि सुबह और रात के औकात में मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन जैसे ही सुबह के टाइम सूरज निकलता है और अपने तेवर दिखाता है तो गर्मी की शिद्दत को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। जैसे कि आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ज़्यादा इसको जो फील किया जा रहा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड फील जो है वो थोड़ा कम करना चाहिए। जिस तरह बहुत ज़्यादा फील कर रही है, क्योंकि जिस तरह बात का आगाज किया है ना उन्होंने, तो ऐसे पता चला है कि बहुत सैडनेस के साथ और गर्मी बहुत पड़ रही है और मेरा मूड भी खराब हो गया है। तो वो आपने जो मैसेज दिया ना शुरू में कि आपको अपना मूड ठीक रखना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, उसके साथ साथ अब ये भी हमें ऐड करना चाहिए कि कुछ भी हो अपना मूड भी बेहतर रखें। बिल्कुल, और उसको किसी भी चीज पर असरअंदाज ना होने दें। समन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दुआ शकील पराचा के पास चलते हैं लाहौर में और लाहौर का मौसम जानते हैं। दुआ शकील, आप बताइएगा लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है गर्मी की और मौसम कब तक बेहतर हो सकता है?
आगाज़ में मूड की बात कर ली, तो हम रिपोर्टर्स की कोशिश होती है कि हम मूड अच्छा रखें अपना लाइव देते हुए, लेकिन कुछ किसी न किसी तरह से गर्मी अफेक्ट कर रही होती है आपको कि बाहर खड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम रिपोर्टर्स की कोशिश होती है मौसम का हाल हमें देखने वाले जो हैं वो ये सुन सकें कि मौसम इतना भी बुरा नहीं है कि बाहर खड़ा हो जा सके, लेकिन मूड को बेहतर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सितंबर का महीना तो लाहौरियों के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी गुजर रहा है। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में तो कम से कम रातें ठंडी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो जैसा दिन होता है वैसी ही रात होती है। तो यहाँ पे तो लाहौरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सितंबर का महीना भारी हो गया, क्योंकि एक तरफ तो दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो लाहौरियों को तो गर्मी भी बर्दाश्त करनी है और साथ ही साथ जो है वो आलूदगी को भी बर्दाश्त करना है। वैसे तो दर्जा अच्छा, अपने तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट को हम एक टास्क हाँ। देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मूड को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप एक बेहतरीन जगहों से अपने ये रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जगहों का बहुत इम्पैक्ट होता है आपके मूड तो पे। नाजिश जो है, नाजिश से हम कहेंगे कि आप सी व्यू से हमें ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ पे समंदर की ठंडी हवाएं चल रही होंगी तो आपका यकीनन मूड भी अच्छा होगा। और समन से हम कहेंगे कि आप मार्गला की पहाड़ियों पर जाकर आप वहाँ से हमारे साथ कनेक्ट हों और वहाँ से हमें अपडेट करें वेदर के। दुआ आप बताएं आपके पास लाहौर में क्या ऑप्शन है? वैसे लाहौर तो बागों का शहर है और इस वक्त बाग पे ही खड़ी हुई हूँ, लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे तो लाहौरियों के लिए कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बाग में भी खड़ा होना है तो धूप सर के ऊपर है, तो धूप से हम कहीं बच नहीं सकते लाहौरिये, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। आपके इस दुख में हम तो वैसे तो दर्जा हरारत जो है जी बस उम्मीद अब लाहौरिये यही करते हैं कि मौसम कुछ बेहतर हो और ताकि मौसम भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि समन ने जिस तरह कहा कि हम काफ़ी अरसे से बारिश को तरस रहे हैं, ऐसा लगता है कि बारिश इतने अरसे से हुई नहीं है। तो अब यही लाहौरिये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश हो, लाहौर का मौसम थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि जून जुलाई के बाद सितंबर का महीना बेहतर होगा, लेकिन फिल वक्त तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है। जी ठीक है, इस तरह का कोई आसार अभी तक लाहौर में दिखाई नहीं दे रहा। नाजिश आप बताएं, आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा? यार आइडिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको साथ ही अपने रिपोर्टर्स को यानी कि हम 3 ख़वातीन को ये अलाउ कर देना चाहिए कि हम कैप और ग्लासेस दोनों यूज़ करें। मैं तो ग्लासेस यूज़ कर ही रही हूँ, क्योंकि कम से कम कैप से ये होगा कि हमारा फेस जो है ना वो धूप से बच जाएगा। बिल्कुल दुआ और मैं समन के साथ हूँ। इतने धूप में खड़े होने के बाद आपका मूड अच्छा नहीं रह सकता, लेकिन होगा समंदर में जाए या कहीं भी जाए, हवा कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन होगा ये कि अगर सूरज आपको चमाट मार रहा होता है तो बहुत बिल्कुल नाजिश अगर होगा, अगर आप कैप पहनेंगी तो होगा ये कि हम आपको देख नहीं सकेंगे और शेड आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अपने तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट का करेंगे, उन्होंने हमें वेदर से आगाह हाल बताई तीनों शहरों की कि क्या चल रही है। और उज़ैर, ये तो बात सच है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मुल्क की सियासत की। तो सियासी महाज पर काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद उलझ गया है। एक तरफ पार्लियामेंट और इंतजामिया है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो 1 मार्च का फैसला था वो आइन के बिल्कुल खिलाफ है। कमीशन के फैसले की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं। पीटीआई कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों की हकदार है, ये करार दिया गया है। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के मुसलसल 6 दिन से इजलास हो रहे हैं, कानून माहिरीन से मुशावरत की जा रही है, मगर अभी तक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो सका। अब देखना यह है कि मखसूस नशिस्तों का ये मामला आखिर रुख क्या इख्तियार करेगा, कोई नया बहरान पैदा होगा या दीगर मामला ख़राब होंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अतर कासमी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अतर कासमी साहब। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये अब मजीद उलझ गया है। अगर हम बात करें 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 जजेस के फैसले पर वजाहत मांगी थी, जबकि गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसला भी जारी किया है। मखसूस नशिस्तों का ये मामला आखिर रुख क्या इख्तियार करेगा? बिल्कुल वाज़ेह है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, तफसीली जजमेंट आ चुकी है। पहले जब शॉर्ट ऑर्डर आया था उसके ऊपर बहुत सारे तबसरे किए गए, ये भी कहा गया कि जी अब चीज़ें क्लियर नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से दोबारा ये पूछा कि मामलात को कैसे आगे लेके चला जाए, क्योंकि इस मामले के ऊपर हम क्लियर नहीं हैं। तो एक तो उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया और अब तफसीली जजमेंट आ गई है। इसके बाद अब 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो बिल्कुल सादा सा है कि हर हालत में इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। अगर
इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना चाहता तो उसमें वाहिद रास्ता ये है कि एक रिव्यू पटिशन आ जाए और उस रिव्यू पटिशन के इसी बेंच के सामने लगाया जाए और ये बेंच अपने ही फैसले को मुअत्तल कर दे। अगर वैसा नहीं होता तो फिर जो तीसरा रास्ता है वो तो खुदा ना खास्ता यही है कि कह दिया जाए कि इस मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल हो चुका है, अब आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हमें उम्मीद यही है कि उस नहज पे चीज़ें नहीं पहुंचेंगी और ये जो फैसला बिल्कुल क्लियर फैसला आ चुका है इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अतर साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। बताइएगा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर 8 जजेस की वजाहत को आज 6 दिन हो गए हैं, मगर इलेक्शन कमीशन अभी तक फैसला करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा? देखिए, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो जो इलेक्शन कमीशन को वजाहत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोगों की ये राय है कि उस वजाहत की भी ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल क्लियर है और ये जो तफसीली फ़ैसला आया है उसमें जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखा है मोअज़्ज़ज़ अदालत ने कि उसका जो कंडक्ट है वो एक तो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा, सही तरीके से उसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं की इलेक्शंस के हवाले से। अतर कासमी साहब, ये बताइएगा कि मखसूस नशस्तों के मामले पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक तरफ हैं और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस एक तरफ दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही जानिब से हम देख रहे हैं कि अपने अपने फैसले सुनाए जा रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान पैदा होने का कितना खदशा है? देखिए, आईनी बहरान तो इस वक्त एक तरह से पैदा हो चुका है। अब ये जो आपने क्वेश्चन किया ये इन इट सेल्फ शो करता है कि इस वक्त हालात किस तरफ हैं और किस तरफ जा रहे हैं। अब जो 8 जजेज़ हैं, जो फुल कोर्ट का जो फैसला आया है वो कोई पार्टी नहीं है, उन्होंने एक फ़ैसला दिया है चीज़ों को सामने रख के, चीज़ों को सामने देख के। इवन के काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की है हमारे फ़ैसले की। भले का निशान उनसे ले लिया गया था लेकिन वो पार्टी तो सीज़ नहीं हुई थी और तहरीक इंसाफ के हर किसी बंदे ने कहा कि जनाब हम तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर और आइनी बहरान से तो हम गुजर रहे हैं। आइनी बहरान उसी वक्त इस मुल्क में पैदा हो गया था जब 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए गए, इलेक्शन का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको नहीं माना गया और अभी तो बराह रास्त ऐसे लगता है कि खुदा न खास्ता जैसे अदालत के ऊपर जो है ताकतें हमला आवर हैं, जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं और वो जो बार बार ये कहते हैं कि जनाब हमने फ़ैसला नहीं मानना, फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे होगा। अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ पे जंगल का कानून होगा, अनार्की फैलेगी। उसके अलावा तो मुझे कोई और सूरत हाल नज़र नहीं आती। जी अतर साहब, हमें इस बारे में भी बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की बात करें तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बन गया है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस हुकूमत को मुश्किल से निकाल पाएगा? देखिए, कानून साजी होती है मुल्क के वसीतर मफाद में, अवाम के लिए कानून साजी होती है, रियासत के लिए कानून साजी होती है, रियासती निज़ाम को चलाने के लिए कानून साजी होती है। जब यहाँ पे आप हुकूमत को और अपनी सियासी चालों को सामने रख के कानून साजी करेंगे तो फिर यही सूरत हाल होती है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये क्रेडिट लेते थे कि हमने नया कानून बना दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अता बंदयाल साहब ने उसको मुअत्तल कर दिया। काजी फाइज ईसा साहब जब आए फुल कोर्ट के सामने वो लगा, वहाँ पे उसको अपील मंजूर कर ली गई और ये क्रेडिट लेते नहीं थकते थे। अब अगेन इनको लगा कि वो जो कमेटी जो बेंचेस बनाती है, मुकदमात को फिक्स करती है, वहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब की अक्सरियत नहीं रही है। दूसरे जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने कुछ मामलों के ऊपर स्पेशली ये जो रिव्यू पिटीशन थी, एक तो 63A वाली और दूसरी वो रिव्यू पिटीशन जो बखसूस नशिस्तों के हवाले से नून लीग ने की हुई थी, काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि उसको लगाना चाहिए, कमेटी ने उस वक्त नहीं लगाया। तो अब ये ऑर्डिनेंस इन्होंने पास किया और उसके तहत ये ताकत दे दी चीफ जस्टिस को कि तीसरा जज आप अपनी मर्जी का लगा लें। अब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इन्होंने कहा था कि हम ये कमेटी बनाएंगे, इस तरह की तरमीम लेके आएंगे और चीफ जस्टिस का जो एक तरह से उनकी इजारादारी है इस सारे मामले पे उसको हम ख़त्म करेंगे। एक तरह से ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने अपने ही बनाए हुए कानून को एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसमें तरमीम कर दी। कोई इतने हंगामी हालात हैं तो वाज़े नज़र आता है कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी सियासी ज़रूरतों के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है और जिसकी वजह से हम एक आइनी बहरान के अंदर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं।
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपके वक्त का। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं। तो अब उज़ैर, बड़े मज़े का सेगमेंट है व्हिच इज़ टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारा फेवरेट सेगमेंट है और वैसे भी ये सेगमेंट बहुत सारी व्यूवर्स को हमारे पसंद है, क्योंकि इसमें हम पोर्ट्रे करते हैं पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान का टैलेंट, कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और कितना पोटेंशियल है। लेकिन सुनो पाकिस्तान ने ये प्लेटफॉर्म हमारे पाकिस्तानियों को दिया है, यंगस्टर्स को दिया है, कि वो अपना टैलेंट यहाँ पे पोर्ट्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नंबर भी बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारा सुनो पाकिस्तान का आ रहा होगा स्क्रीन पर, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ इस वक्त एक निहायत ही बासलाहियत नौजवान खातून पेंटर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ख़वातीन के हुकूक और उनकी जिद्दोजहद को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया है। वो अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो ख़वातीन के सोशल इशूज़, जेंडर इनइक्वालिटी और ख़वातीन के हुकूक जैसे अहम मौज़ूआत को निहायत ही खूबसूरती के साथ पेश करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं यंग फीमेल आर्टिस्ट लाइबा अयूब। लाइबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त, हम बेहतरीन। लाइबा, आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप तो बड़ी छोटी सी लगती हैं, हम बताएं कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और आपके सब्जेक्ट्स क्या हैं? ये शौक आपको कब पैदा हुआ? बचपन से आपको शौक था पेंटिंग का? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, 2 इयर्स हो गया। और जहाँ तक बात करते हैं फाइन आर्ट्स की, तो मुझे इसका बचपन से मेरे अंदर इसकी स्किल्स थी। लाइक जब मैं 5 to 6 इयर्स की थी, तब से ही मैं कार्टून्स और इस तरह फिर आगे इसको मैंने फर्दर स्टडीज़ में लेके गई। अच्छा लाइबा, ये बड़ी इन डेप्थ बात है और बहुत डिटेलिंग वाली चीज़ है, और ये एक आपका कॉग्निटिव प्रोसेस शो करती है कि आप ख़वातीन के सोशल इश्यूज़ पे बात करें, आप जेंडर इक्वालिटी पे बात करें और आप जेंडर पे बात करें। तो ये थॉट आपको कहाँ से आया कि आपने इस तरह की पेंटिंग्स जो है बनाना शुरू कर दी? जब हम अपना बैचलर्स कर रहे थे तो हमें थीसिस करना था। थीसिस के लिए हमें एक टॉपिक चाहिए था, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे टॉपिक को चूज़ करूँ जिससे लोगों को थोड़ी अवेयरनेस हो सके। सो दैट इसलिए। और वैसे भी अगर फेमिनिज़म की बात करें तो नॉर्मली हमारे घर में, हर घर में ये इश्यूज़ हैं, तो मैंने इस इशू के ऊपर अपना थीसिस किया। लाइबा, कौन सा ऐसा सोशल इशू है जिसकी सबसे ज़्यादा झलक आपकी पेंटिंग में नजर आती है? मेरा पेंटिंग का जो मेन थीम है वो मेंटल वायलेंस था, जो कि बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आता, पर हमारी ज़ात में, हमारी फीलिंग्स में वो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने उसके ऊपर काम किया कि मेंटल वायलेंस के आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते और आप खामोश रहें, ये मेरा टॉपिक का मेन थीम था। मतलब आपकी तस्वीर जो है बोलती हैं, अगर ये कहा जाए। अच्छा लाइबा, ये भी बताइए कि जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, तो उसके बहुत सारे मीडियम्स हैं। पेंटिंग की बात करें तो कलर भी है, वाटर कलर है, पेस्टल कलर है, और पेस्टल्स में आते हैं, स्केचिंग आती है। तो आपको कौन सी वाली पसंद है और आपके दिल के कौन सी पेंटिंग करीब है? अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो मेन मीडियम है वो है ऑयल पेंट, जिसमें मैं काम करती हूँ। और मेरा मेन थीम होता है कि मैं इसको रियलिस्टिक काम करूँ, जितना हो सके रियलिस्टिक करूँ। तो जब हमें रियलिस्टिक करना होता है तो हमें ऑयल पेंटिंग पे काम किया जाता है। अच्छा लाइबा, देखें कहीं ना कहीं से तो आप इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, कुछ तख्लीकी सलाहियतें कुदरत ने पहले से आपके अंदर रखी होती हैं, उनको निखारने के लिए और उनको बाहर लाने के लिए कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है। अब जैसे दुनिया भर में हम बात कर लें, पिकासो हैं और माइकल एंजेलो जैसे बड़े फनकार मौजूद हैं। पाकिस्तान की बात करें तो सादिक हैं, नगुल जी जैसे भी जो नाम हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप किससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और आप क्या कोशिश करती हैं कि आपका काम किसके जैसा होना चाहिए? मेरी सबसे ज़्यादा जो अब तक की फेवरेट है वो एना मोल का है, क्योंकि मुझे उनकी हिस्ट्री बहुत पसंद है। उनका काम भी बहुत अच्छा था, पर उनकी जो हिस्ट्री है वो उससे ज़्यादा क्या हिस्ट्री में क्या ज़्यादा बेहतर लगा? उनकी हिस्ट्री ये है कि वो नॉन मुस्लिम थी, उन्होंने फिर इंडियन एक मुस्लिम से शादी की और फिर वो पाकिस्तान आई, और फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि आप मेरे साथ वापस इंग्लैंड चलें, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, बिकॉज मुझे यहाँ का वेदर बहुत पसंद है। बिकॉज वो लैंडस्केप आर्टिस्ट थी, तो उनको इन्वायरमेंट से ज़्यादा यहाँ लगा हुआ था। वो कहती थी एवरीथिंग इज इन लंदन इज़ ग्रे, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से वहाँ पे ग्रे था। तो उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दी और वो फिर चले गए। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में वो एक पहली हमारी आर्टिस्ट थी जिन्होंने फीमेल्स के लिए आर्ट डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, और अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है वो आज भी उन्हीं की ही वजह से चल रहा है। मेरा मानना है कि शायद से फनपारे अभी भी मौजूद, जी, आज भी फ्री में बच्चे उनके लिए पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रंस को सीख रहे हैं, आर्ट पीस आर्ट सीख रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर शायद वो ना होती तो शायद आज हम आर्टिस्ट ना होते,
क्योंकि उन्होंने ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है पंजाब जबरदस्त। यूनिवर्सिटी में। अच्छा लाइबा, जो आपकी पर्सनालिटी में मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप बहुत ही मुख्तसरन और बड़ा ब्रीफ आंसर दे रही हैं, और पता है उज़ैर, ये खासियत होती है आर्टिस्ट की कि वो बोलते कम कम बोलते है हैं, और अपने कम आर्ट बोलते से, हैं। हाँ बिल्कुल, अपने आर्ट से आर्ट ज़्यादा बात करते और हैं। स्किल से अपनी बयान करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए, क्या है? फ्यूचर गोल्स मेरे अभी यही है कि मैं अभी इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट जो है प्रॉपर उसको रन कर रही हूँ, और मेरा एम यही है कि मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए, ताकि ज़रा पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत नाम और रोशन होए। अच्छा, तो क्या बात है। लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं। लाइबा, ये भी हमें बता दें कि आपके फ्यूचर की क्या प्लान्स हैं और यंगस्टर्स को आपका क्या मैसेज है? उन्हें भी किसी को सिखा भी रही हैं आप ये पेंटिंग, ये आर्ट? नहीं, फिलहाल मैं नहीं सिखा रही, फिलहाल मैं अपना ही काम कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा। इतना सब कुछ है उतने मैं नहीं कर सकती। अच्छा, अभी आप management खुद को मुश्किल इस हो रही है। काबिल नहीं बहुत समझती। मुश्किल हो रही है क्योंकि हर पीस को काम करने में बहुत टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम वाला काम होता है। यंगस्टर्स को मेरा यही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, उस पर फोकस करें। ये कहना कि इस चीज़ का स्कोप नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इसका स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है, स्कोप आपने खुद बनाना है, उसमें आप स्ट्रगल करें, उस पर अपना फूल लगाओ दें, बेशक, तो उसमें आपको अल्लाह ताला लाजमी आपको उसका फल देगा। कोई शक नहीं। अच्छा, लाइबा? मुझे बताइएगा कि फैमिली का क्या इनिशिएटिव है आपके इस आर्ट को लेके, स्किल को लेके, कि सपोर्ट करते हैं, आपकी आर्ट को समझते हैं? जब आप इस तरह की पेंटिंग्स करती हैं जो ख़वातीन को सपोर्ट करती हैं, ख़वातीन के मसाइल को उजागर करती हैं, तो उनका क्या कहना होता है? उनका यही कहना है, जाहिर सी बात है कि मैं एक सही चीज़ के ऊपर मैंने काम किया है, ना कि कुछ भी ऐसी कोई भी टॉपिक ले लें उस पर काम, मेरा काम काफ़ी डीप है, तो जाहिर सी बात है वो प्राउडली फील करते हैं, स्पेशली माई फादर। तो आपको भरपूर सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है जी। नजर देखें, फैमिली की सपोर्ट हो तो फिर तो आप बड़े बड़े जो पहाड़ हैं वो भी सर कर जाते हैं। मुझे इनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और उज़ैर, अब आगे चलते हैं और बात कुछ करते हैं एंटरटेनमेंट की बात करते entertainment हैं, की। और Exactly. पाकिस्तान के जो मारूफ अदाकार हैं फवाद खान, उनका ही जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी बॉलीवुड में वापसी की खबरें तो काफ़ी अरसे से ज़ेरे बहस थी, और भारतीय मदा बेसब्री से उनकी नई फिल्म का इंतज़ार भी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि फवाद खान बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा वानी कपूर के साथ एक नई फिल्म में नजर आएंगे, मगर इस हवाले से अभी तक ना तो फवाद खान की जानिब से बिल्कुल। कोई स्टेटमेंट सामने आया, ना कोई तस्दीक, ना और कोई तरदीद। बिल्कुल। मदा अभी तक इंतजार में है, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये खबर किस हद तक दुरुस्त है। और अब जो है इंडियन मीडिया हमें बता रहा है कि रिद्धि डोगरा के साथ फवाद खान की मूवी आ रही है। मूवी का जो नेम है डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन इसकी शूटिंग के बारे में बता दिया गया है कि वो न्यूयॉर्क में हो रही है, इंग्लैंड में हो रही है, और इसके साथ साथ स्क्रिप्ट भी फाइनलाइज समहाउ हो गया है। तो फवाद खान को स्क्रीन में देखने का बहुत अच्छा लगता है, परफॉर्मेंस बहुत पसंद है, डांस और स्टाइल एंड ना एवरीथिंग। सिर्फ यहाँ पे नजफ, बल्कि इंडिया में उनके बहुत ज्यादा फैंस हैं, पूरी बिल्कुल। दुनिया में, लेकिन भारत में भी बहुत ज्यादा फैंस हैं। और जो उनकी मूवीज थी उनको बेहद सराहा गया, पसंद किया गया। और अब आप 2014 में जो उनकी मूवी आई थी बिल्कुल। खूबसूरत, वो कितनी फेमस हुई थी उनकी अदाकारी की वजह से, उनके डांस की वजह से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह और से। फवाद खान ने भी फिर अपने करियर की बुलंदियों को छुआ था उस No मूवी doubt. के बाद, और वो मूवी बाकी उनके लिए बड़ी लकी साबित हुई थी। और उसके बाद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था उनकी परफॉर्मेंस पर, और जो भी उनकी जानिब से कारकर्दगी दिखाई गई। और अब हम यही उम्मीद करते हैं कि उनकी आने वाली फिल्म भी इसी तरह बेहतरीन हो, और तमाम जो साबिका रिकॉर्ड है वो तोड़ डाले। और नाजरीन, इसी तरह की और बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हमारे पास हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। नाजरीन, आजकल एक खबर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है। लंदन से ये खबर है, बरतानिया में, जहाँ पर आलमी शोहरत याफ्ता लोक गुलकार अताउल्ला ईसा खिलवी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लिविंग लेजेंड हैं, उनका कॉन्सर्ट था। लेकिन हुआ वहाँ पर कुछ यूँ कि सूरत हाल कुछ बिगड़ गई, मदा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट से बताती हैं कि प्रोग्राम में सूरत हाल उस वक्त ख़राब हुई जब अताउल्ला ईसा खिलवी के मदा सिक्योरिटी एहलकारों से
लड़ पड़े। और ये बड़ी ही अजीबो-गरीब बात है और बड़ा दुख होता है इस तरह के जब भी इवेंट्स हो जाते हैं। इवेंट्स में इवेंट्स मतलब होते हैं क्योंकि कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे इमेज हैं दे रहे हैं आप, क्या मुल्क का इमेज और- दे रहे हैं पाकिस्तान का, क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जहां पर आपका ही गुलकार परफॉर्म कर रहा है अपने लोगों के साथ और इंटरनेशनली वहां पे आप इस तरह की अगर कोई हरकत इमेज कर के देते हैं अलावा तो नजफ आप देखें जो आर्टिस्ट हैं, जो फनकार हैं, वो वैसे ही हसास तबीयत का उन्हें कहा जाता है, वो बिल्कुल। बड़ी उनकी हसास तबीयत होती है। तो हुआ यूं कि गुलकार के मदाहों का एक ग्रुप जो था वो स्टेज के करीब डांस कर रहा था, अपना एंजॉय कर रहा था। किसी दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने मुदाखलत की। यकीनन उन्होंने कहा होगा कि आप थोड़ा सा यहाँ से पीछे हट हाँ, जाएं और security स्टेज point से of थोड़ा view से। दूर चले जाएं, क्योंकि उनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना। तो हुआ ये कि पहले तो जबानी लड़ाई वहां पर शुरू हुई और फिर देखते ही देखते जो बात थी वो हाथापाई तक पहुंच गई। वीडियो में यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि और अताउल्लाह कुछ ईसा टाइम खलवी तक हाँ बिल्कुल वो स्टेज ये पर बैठे, देखते रहे ये सारे वो देख मामला, रहे कि- लेकिन फिर जाहिर बात है आपका मूड चेंज हो जाता है, मिजाज चेंज हो जाता है, वाइब चेंज हो जाती है और आप परेशान हो जाते हैं और उसके बाद आप ऑब्वियसली जो है परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि जब देखना, आर्टिस्ट जब लोगों का मूड खराब हो जाए इतनी ना बदमज़गी हो जाए तो फिर नहीं उसके वो बाद perform कर आर्टिस्ट क्या पाते हैं। परफॉर्म करेगा? बिल्कुल। मतलब वो जो उसने इतनी बड़ी ऑडियंस उसके सामने बैठी है उसको महसूस करना है, तो जब आप उसका अपना ही मूड ठीक नहीं है और आपने वहां पर बदमज़गी पैदा कर दी है तो वो फिर किस तरह से परफॉर्म कर सकेगा, किस तरह से वो अपना दी बेस्ट दे पाएगा? तो ये बड़ा एक अलमिया है। मेरा ख्याल है इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और हौसले का मुजाहरा करना चाहिए। अगर आप कॉन्सर्ट को, इवेंट को एंजॉय कर रहे एंजॉय हैं तो करना enjoy चाहिए करें, और वहाँ पर- इमेज को पॉजिटिव रखना चाहिए। मौसीकी का तड़का लगाते हैं, सुरों के बाहर लेकर आते हैं अपने शो में ताकि मजीद मॉर्निंग सुहानी हो जाए हमारी। बेशक। और आज अभी हमारे साथ स्टूडियो में एक सिंगर मौजूद हैं, बेहतरीन गाते हैं, खूबसूरत आवाज़ है, जनाब इनका नाम है रोहेल वकार। और ये भी बता दें कि हाँ। ये इनका ताल्लुक कोट मोमिन सरगोदा से है। बिल्कुल। वहाँ से खास तौर पर हमारे पास स्टूडियोज में तशरीफ लाए हैं। हमने कहा कि बरतानिया में तो जो था वो बदमज़गी हो गई, माहौल ख़राब हो गया, लेकिन हम अपनी ऑडियंस के लिए जो हमारा स्टूडियो है और जो हमारा सुनो पाकिस्तान का शो है उनके लिए हम यहाँ पर कोई अच्छा बंदोबस्त करते हैं और उनकी खुश ज़ौक़ समातों की नज़र कुछ मौसीकी जो है वो करते हैं। तो रोहेल बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रोहेल का अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं तो उन्होंने अपनी मौसीकी के जरिए ना सिर्फ लोगों के दिलों को छुआ है बल्कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों से मौसीकी की दुनिया में अपना नाम भी बनाया है। तो No हम सुनो doubt. पाकिस्तान में रोहेल आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू अल्लाह सो का मच शुक्र, फॉर ठीक ठाक। जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच आप लोगों का। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे हैं। रोहेल सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि वो खबर तो आपने सुन ली, लेकिन अब आप हमें क्या सुनाएंगे? हमारी ऑडियंस की नज़र क्या करेंगे आज? ये एक मैडम नूर जहाँ का सॉन्ग है वाह वाह वाह, कि दम दा भरोसा यार। चलें, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त सुनाइए। कि दम दा भरोसा यार हम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। किसे नू की कहना यारी आप मिलाइए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाइए, किसे नू की कहना यारी आप मिलाइए, इश्क तेरे ने कीता मैनू शुदाई, नहीं पलदा कोई एतबार हो, नहीं पलदा कोई एतबार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे,
छड़ झगड़त करिए प्यारो, छड़ झगड़त करिए प्यार, दम आवे ना आवे कि दम दा भरोसा यार, कि दम दा भरोसा यार, कि दम दा भरोसा यार। क्या बात वाह है, वाह क्या वाह, बात है, क्या बात है। बेहतरीन। पूरे स्टूडियो का माहौल आपने गरमा दिया है, पूरा बिल्कुल। मूड यहाँ पर आपने मूड चेंज कर चेंज दिया है। कर वो दी। जो खबरें थी इस तरह की और थोड़ी सी हम Serious कह सकते news हैं हमने हार्ड दी। न्यूज थी, और आपने बिल्कुल ही मूड चेंज कर हाँ, दिया। हमें रोहेल, लग आप- ही नहीं रहा हम वो हैं। आपने मूड चेंज कर लिया है, मौसम अच्छा कर दिया है, फील अच्छी आ रही है, वाइब अच्छी आ रही है, और हमारा गुनगुनाया भी लेजेंड का क्या गाना, बात, मैडम नूर क्या जहां का, मलका नाम तो है, तरन्नुम का। बिल्कुल। रोहेल, आपकी आवाज तो लोगों ने सुनी, आपकी मौसीकी तो सुनी, वैसे भी आप शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे। कुछ आपसे गपशप हो जाए, कुछ हमें थोड़ा सा ये बताएं हमारी बिल्कुल। ऑडियंस के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मौसीकी का आगाज किस तरह से किया, कब पता चला कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद अच्छा। है, इसको परसू करना है? रोहेल, ये सवाल आपसे मोस्टली हर कोई पूछता होगा, इसलिए जरूरी है कि जो लोग आज आपको पहली दफा देख रहे हैं या दोबारा सुनना चाहते हैं तो दोबारा बता दीजिए उनके लिए। एक्चुअली बेसिकल मुझे म्यूज़िक का शौक जो है ना, मैं इंस्पायर आतिफ असलम से हुआ था। मैं उनको सुनता था, मतलब कि ओके। उनको देख देख के मुझे जुनून हुआ। तो फिर मेरे बेसिकल मैं सरगोदा के साथ, मेरा सिटी है कोड मोमेंट, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और लाहौर में 8 साल हो गए हैं। साथ मैंने सीखा प्रॉपर, इसको क्लासेस ली, 5 साल में सिंगिंग की क्लासेस लेता रहा हूँ। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह एज ए प्रोफेशनल कर रहा हूँ। एल्बम मेरी कंप्लीट होने वाली है। अभी लास्ट टाइम 2 गानों का शूट मैंने कश्मीर में किया है, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त। हाँ जी। हसीन वादियों में, खूबसूरत नज़ारों में, क्या बात। जब मौसीकी बिखरी होगी तो क्या एल्बम बनी है, ये इमेजिन किया जा सकता है। बहुत अमेजिंग। जैसे कहते हैं ना कि जब बंदा जितनी भी टेंशन परेशानियों में होता है ना, जब वहाँ पे जाता है ना, वो सब कुछ रोहेल, आपकी एल्बम जब आएगी उसमें तो बहुत से गाने होंगे, हम यकीनन उससे महसूस भी होंगे, बिल्कुल। ऑडियंस भी हमारी सुनेगी आपके। लेकिन तो चाहेंगे एक और आप गाना सुना और गाना दीजिए। हो जाए। बिल्कुल। हाँ, श्योर श्योर। दिल दुखा है, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी ये बेचैनी, तुम भी वही रातें वही, सांसों में सांसें है नहीं। शामें अब डलती नहीं, आंचल जो तेरा सिमट जाए, आप यहाँ हमेशा रहे, दूरी रहे ना हो फासले। अब अगर तुम मिले तो इतना यकीन है, हंस देंगे अब तो रोना नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त। आपने समा बांध दिया, यकीन जाने इतना मजा आया गाने का। क्या शानदार time। मौसीकी थी। मैं तो अभी तक इसी शहर में मुब्तला हूं, और मेरा ख्याल है रोहेल के जाने के बाद भी ना मौसीकी तादेर यहाँ पर फैली रहेगी। नजब, यस, ऐसा ही है। तो नाजरीन, हमारी स्क्रीन पर
व्हाट्सएप का, इंस्टा का, फेसबुक सुनो पाकिस्तान का नंबर आ रहा होगा। अगर आप समझते हैं आप में भी इतना टैलेंट है या इससे ज़्यादा टैलेंट है तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हाँ, हमें कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपसे मिलें और आपका टैलेंट यहाँ सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शो करें। और अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं और सेहत के मसले पर अब बात करते हैं। आपको बताते हैं मुल्क भर में डेंगू ने एक बार फिर पर फैलाना शुरू कर दिया। ख़ास तौर पर पंजाब डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और इस वक्त रावलपिंडी से सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो वहाँ डेंगू के 74 केसेस सामने आए हैं। रावलपिंडी के ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें हाई रिस्क करार दिया गया है। तर्जुमान महकमा सेहत का ये बताना है कि रवां साल अब तक पंजाब में डेंगू के 1000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 4 मुतासरा मरीज जान की बाजी भी हार चुके हैं। नजब, आपको याद होगा कि जब जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, ये वज़ीर आला पंजाब थे, तो बड़े मुतहरिक थे ख़ासतौर पर डेंगू के मामले को लेकर। हमने देखा श्रीलंका से माहिरीन की टीमें मंगवाई गई, क्योंकि श्रीलंका में भी ये मसला बहुत ज़्यादा था। इस पर काबू उन्होंने बड़ी कामयाबी से पाया और फिर वही जो मॉडल था यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। मुझे बताएं, आपकी तरफ कोई डेंगू की टीम आई है, कोई डेंगू का लार्वा चेक करने के लिए आया? आपने कहीं विजिट पे देखी टीम? बिल्कुल विजिट पे देखी है, लेकिन मेरा एक सवाल उज़ैर ये है, हमेशा दिमाग में भी आता है, लोगों को भी देखते हुए ऑब्जर्व करती हूँ कि ये SOPs को फॉलो क्यों नहीं करते जो हुकूमत की जानिब से आते हैं, या आप खुद भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं? बड़ी आगाही मुहिम इस बारे में चलाई गई है कि आप पानी खड़ा ना होने दें, कहीं पर भी लार्वा वहां पर सुबह और शाम के दौरान तो स्पेशली आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो औकात है जहां पर आपको इस चीज़ का अटैक होता है। तो अपने इर्द गिर्द पानी मत जमा होने दें, साफ सफाई रखें, ड्राइनेस रखें, ताकि ये चीज़ दूर रह सके इस हवाले से। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब जो हुकूमत है इस पर काबू पाने के लिए कोई अमली इकदाम करेगी और इसी तरह से डेंगू के तदारुक के लिए और जो टीमें हैं वो अब फील्ड में निकलेंगी और डेंगू लार्वे को तल्फ करने का काम करेंगी। इस वक्त हमारे मेहमान साबिक सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, मुल्क भर में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया, इतने केसेस आए हैं, तकरीबन 1000 से ज़ायद केसेस पंजाब में रिपोर्ट हुए। आगाही मुहिम भी चलाई गई, लेकिन डेंगू आप क्या समझते हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहा अब तक? देखें, डेंगू तकरीबन 148 ममालिक में इस वक्त मौजूद है और कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है, सिंगापुर समेत और अमेरिका समेत, कि जिसने इसका किला कुमा कर दिया हो, यानी इसको एरेडिकेट कर दिया हो। तो इसको एरेडिकेट तो कोई मौजा ही कर सकता है और ये आता रहेगा। और ख़ासकर ऐसे मौसम में जब बरसात का मौसम होगा, मानसून होगा और वेपर प्रेशर हाई होगा और जगह जगह पानी खड़ा होगा, गंदगी होगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामलात होंगे, तो ये डेफिनेटली आएगा। तो जाहिर है कि जो इसका मॉस्किटो है, एडीज़ इजिप्शियाई, जिसकी फ़ीमेल इसको ट्रांसमिट करती है एक इंसान से दूसरे में, उसको ब्रीडिंग के लिए बहुत थोड़ा साफ़ या गंदा पानी चाहिए। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान में ख़ासकर लाहौर, रावलपिंडी में ये निज़ाम फ़ाल नहीं है। अदारे ज़रूर हैं, लेकिन वो अदारे अपना रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे, इसलिए ये हर साल आएगा और हर साल कीमती जानों का ज़िया भी होता जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, डेंगू के खात्मे के लिए गुज़श्ता कई सालों से कोशिश जारी है, अब तक डेंगू ख़त्म ना होने की वजह क्या है? माशरती रवैया है या हुकूमती सतह पर नाकामी है? देखें, इसमें डेंगू जो है वो कोई भी मुल्क इसको ख़त्म नहीं कर सका। हम इसको सप्रेस कर सकते हैं कि कम से कम। सबसे अच्छी चीज़ तो होगी, जैसे आपने कहा, कि एरेडिकेट हो जाए, ख़त्म ही हो जाए। इसने कोई भी 148 ममालिक में से ख़त्म नहीं कर सका। बड़े रिसोर्सफुल ममालिक हैं, सिंगापुर टाइप और मलेशिया, और ये ममालिक, इनमें बहुत ज़्यादा ये हर साल होता है। लेकिन दूसरी अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अगर खुदा न खास्ता ये होता है किसी में, तो उसकी जान लेवा ना हो, उसके मरने के चांसेस ज़ीरो हों। ये अचीव किया जा सकता है और ये बहुत सारे मुल्कों ने किया है, बशमूल थाईलैंड ने। और उसकी वजह यह है, इस ज़ीरो मोर्टेलिटी को अचीव करने के लिए आपको अपने डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नर्सेज़ की, पैरामेडिकल की, और आपको एक ट्रेनिंग की कैंपेन चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप इसकी बर वक्त तशखीस कर लें
और बर वक्त इसका इलाज कर लें तो जो मरीज़ आपके पास व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पे आए उसको चल के जाना चाहिए, उसको वापस ज़िंदा और मुर्दा व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पे नहीं जाना चाहिए। इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए कि इस मॉस्किटो को एडिस इजिप्शियाई के जो फीमेल वैरायटी है इसको डिनाई करें, कोई हम इसको मौका ना दें, सफाई सुथराई रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 95% मुसलमान हैं और जो हमारा निस्फ ईमान है वो सफाई है। अगर वो सफाई हमारी ज़िंदगियों में आ जाए, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामला हैं, चाहे लिक्विड के मामलात हैं, सीवरेज पानी के मामलात हैं, जोहड़ों के मामलात हैं, वासा के मामलात हैं, इनको कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत है, सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। ये एक महकमा इसको कभी भी नहीं कमी कर सकता। इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फ़िशरीज़ का बहुत रोल है क्योंकि इसकी कुछ फ़िश ऐसी हैं, गप्पी फ़िश, टैलिपा फ़िश, जो आप पॉन्ड्स में, जोड़ों में डाल दें तो वो इसके लार्वे को खा लेती हैं, जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। और इस तरीके से इसकी वैक्सीन भी है, लेकिन वैक्सीन पाकिस्तान में अभी आ नहीं सकी। टाकीडा से हमने बात कर रहे हैं, मैं तो खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ कि किसी तरह वैक्सीनेशन आए और हम उसके ट्रायल शुरू करें, और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी इसकी वैक्सीनेशन पाकिस्तान में मुहैया कर सकेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर्स की बात की, पैरामेडिकल स्टाफ की बात की, तो सर ये भी बताइएगा, हम देखते हैं अगर अवामी रवैये की बात करें तो कोई भी वबा हो, चाहे डेंगू हो, कोरोना हो, तो अवाम एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए क्यों तैयार नहीं होते? इसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है? देखें, ये एक ऐसी बीमारी है डेंगू जिसको सोशल डिज़ीज़ कहते हैं और इसको बिहेवियर चेंज से बेहतर किया जा सकता है। जिन मुल्कों ने इसमें कामयाब हुए हैं, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है, उन्होंने बच्चों की तरबियत और तालीम उनको दी है कि सफाई का कितना इम्पॉर्टेंट अंसर है उनकी ज़िंदगियों में। जब हम ये शऊर दे देंगे बच्चों को कि जो उन्होंने चिप्स खाई है या उन्होंने कोई सॉफ्ट ड्रिंक पिया है, उसका कैन या रैपर बाहर नहीं इस तरह फेंक दिया और 4 कदम चल के जहाँ पे डस्टबिन है उसमें फेंका है, तो वो बिहेवियरल चेंज आएगा। और वो बिहेवियरल चेंज, ज़ाहिर है आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका चैनल भी बहुत देखा जाता है और आपका मॉर्निंग शो भी बहुत ज़बरदस्त देखा जाता है। तो अल्लाह करे कि ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें अमल दरामद हो और जो गवर्नमेंट है उसके मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो कोऑर्डिनेट करें आपस में। ये एक महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट का कभी भी कामयाबी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, फ़िशरीज़ हो, चाहे फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट हो, वाटर पॉन्ड्स वगैरह का, वासा का हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स, इन सबको इकट्ठा कोऑर्डिनेट करना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं सफाई और सुथराई से। और इसी तरह हमें पाकिस्तान की जो घरेलू औरतें हैं उनको सफाई का शऊर देना है। कोई गवर्नमेंट आपका अगर जो ट्रे है जो फ्रिज के नीचे पानी से भरा हुआ है उसको जाके नहीं खाली करेगी। आपकी अगर ऊपर टैंकी लीक कर रही है या उसका जोड़ लीक कर रहा है और वहाँ पानी खड़ा है तो वो एक सोर्स है। इसी तरह कहीं भी गमला है उसके नीचे कनाली है वहाँ पानी खड़ा है, तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल है। इसमें हमें आवाम को एट लार्ज ये शऊर देना है कि ये इतनी सी छोटी सी कोताही उनकी भी लिए जानलेवा हो सकती है और उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ने डेंगू आगाही मुहिम में उल्मा से ताउन मांग लिया। डेंगू के तदारुक के लिए उल्मा का क्या किरदार हो सकता है? मैं समझता हूँ कोई भी टूल ऐसा हो जो लोगों को के शऊर बदल सके, जो लोगों की मोटिवेट कर सके। और जैसे मैंने कहा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि हमारे उलमा इकराम इस पे तवज्जो दें और वो लोगों को बताएं कि सफाई की किस कदर अहमियत है हमारे दीन में। हमारा तो दीन कहता है कि आधा हमारा मज़हब जो है वो सफाई के मुताबिक है। तो ज़ाहिर है इसको अगर उजागर करें हम और इस तरीके से उजागर करें कि लोग इसको एक इबादत समझें, क्योंकि हमारे दीन में ये भी है कहना कि जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बचा ली। तो ये करने से जो हम सफाई सुथराई और ख़ासकर हॉस्पिटल्स की, आपकी इंडस्ट्रीज़ की, ख़ासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स की, आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट देख लें पाकिस्तान में, वो शुरू तो हो जाती है खुदाई वदाई,
लेकिन वो 3-3, 4-4 साल होती रहती है। ऐसा ही? तो जाहिर है वो बहुत वल्नरेबल साइट्स हैं। आपके टायर्स की दुकानों ने बाय डेकोरेट करके लगाए होते हैं टायर, तो टायरों में पानी बरसात में खड़ा हो जाएगा उनके अंदर, और उधर मच्छरों के लिए, एक अफजाइश के लिए बहुत अच्छी वो एक रिजर्वायर बन जाएगा जहाँ से उड़ेंगे। और मसला ये है कि जो इसकी फ़ीमेल वैरायटी है वो हज़ारों के हिसाब से थोड़े से पानी में, इवन ओस के 1 चम्मच के पानी में अंडे देती है, और वो जो अंडे हैं उनमें भी वायरस चली जाती है। ये जो वायरस कैरी कर रहे हैं जो डेंगू की वायरस है, और इसलिए वो फिर वो जो हज़ारों के हिसाब से जो बच्चे होते हैं, वो प्यूपाई होते हैं, जब वो अडल्ट मॉस्किटो बनते हैं तो वो फिर जाके किसी को भी काट सकते हैं, और इस तरह ये विशियस साइकिल आगे चलता है। डॉक्टर जावेद साहब, आपने बड़े अच्छे अंदाज में बताया कि उलमा और मेंबर महराब का क्या किरदार हो सकता है आगाही मुहिम में, लोगों को एजुकेट करने में, और ये भी आपने हाईलाइट किया कि कौन कौन सी जगह हैं जो कि डेंगू की आमाजगाह बन सकती हैं लार्वे की। सर, आखिर में हमें ये बताइएगा कि आवाम को आपका क्या पैगाम है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मैं यही कहूँगा डेंगू के ख़ात्मे के लिए कि सफाई को अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, सबको ये शऊर दें कि किस कदर अहमियत की हामिल है, ये एक इबादत है, ये एक जहाद है जो वो करेंगे। मैं समझता हूँ क्योंकि ये अपनी भी ज़िंदगी बचाएंगे और इर्द गिर्द के लोगों की भी ज़िंदगी बचाएंगे। और मैं समझता हूँ मोहल्ले की जो कमेटीज़ हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये उनको भी इसमें अपना हिस्सा डालना है, चाहे वो DHA है, चाहे वो कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी है, LDA की सोसाइटीज़ हैं, उनको भी अपना रोल प्ले करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ टूल है डेंगू में, मैंने कई मुल्कों में इसका मुझे मौका मिला कि जाके पढ़ाने का, पढ़ने का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियरल चेंज। जब हम अपने बिहेवियर बच्चों के बदल लेंगे, बूढ़ों के, टीचर्स के, डॉक्टर्स के, नर्सेज़ के, सबके बिहेवियर बदल देंगे कि वो सोचें गंदगी फैलाने से पहले कि ये गंदगी जो मैं थोड़ा सा लापरवाही से कुछ कर रहा हूँ, ये कई लोगों की जान ले सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया, और जिस तरह से उन्होंने पॉइंट आउट किया डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कि वो जो जगह हैं, जिस तरह से एक गमला है और उसके अंदर पानी मौजूद होता है, तो ये अवाम की जिम्मेदारी है। हुकूमत के नीचे अब हर चीज़ आप हुकूमत पर तो नहीं डाल सकते ना, और खुद आप जो है वो खामोश रहें कि चलें जी हुकूमत ही आगे करेगी। हमारा कौन सा काम है? आपको अपना किरदार अदा करना होगा, और सफाई निस्फ़ ईमान। बिल्कुल, सफाई निस्फ़ ईमान है, और अपनी कैपेसिटी में रहते हुए खुद से कोशिश कीजिए, कंप्लेंट्स करना बंद कीजिए कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और वो नहीं किया। आप देखें कि आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए क्या तब्दीली ला सकते हैं, क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन, एक और ख़बर शामिल करते हैं, आपको बताते हैं, और ये ख़बर है जंगलात के हवाले से, जिसकी टीम ने खुफिया इत्तला पर तोनसा में छापा मार लिया, और इस दौरान उन्होंने एक नायाब नस्ल का उकाब बरामद किया है, और इसकी मालियत बहुत ज़्यादा बताई जा रही है उकाब की। ये नायाब उकाब है, जिस्मानी तौर पर ये मुकम्मल फिट है। बिल्कुल। आलमी मार्केट में इसकी जब कीमत का तायुन किया गया तो पता चला कि जनाब ये 10 करोड़ मालियत का उकाब है जो कि बरामद किया गया। बड़ी कामयाबी है एक। बिल्कुल। और बताया भी ये जा रहा है कि नायाब परिंदों को बैरून मुल्क स्मगल करने के धंधे में मुलव्वस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये उकाब बरामद हुआ, और उसके बाद इस उकाब को ट्रैकर लगाकर दोबारा आज़ाद कर दिया जाएगा, जो कि बड़ी अच्छी खबर है। देखें, आप अपने शौक के लिए, अपने कारोबार के लिए इस तरह से कीमती जो जानवर हैं, जो परिंदे हैं, अल्लाह जिन्हें आज़ाद पैदा किया है, आप अपने शौक की तस्कीन के लिए भी उन्हें पिंजरों में कैद कर देते हैं। देखिए, कैद तो एक वैसे ही बुरी चीज़ है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो जाए, नजफ जितनी भी सहूलियात वहाँ पर फराहम की जाए, लेकिन कैद तो कैद है। और इल्लीगल तौर पे आप कोई भी अगर काम ऐसा करते हैं तो वो ऑब्वियसली गलत है और वो नहीं करना चाहिए। और हुकूमत की जानिब से भी उनको काफ़ी शाबाशी मिली है इस महकमे को, और इसी तरह कीप इट अप, काम करते रहिए, और इसी तरह मुल्क में हमारी तब्दीली आएगी, बेहतरी आएगी। और नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मईशत की। तो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, अभी तक टैक्स हदफ हासिल नहीं हो सका। FBI ने टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन शुरू कर दिया है, और नॉन फाइलर्स के खिलाफ
सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जी हाँ, और अब ये कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर नहीं बच सकेंगे। इस बार एफबीआर ने लाखों नॉन फाइलर्स को हतमी नोटिस जारी करने का फैसला किया है और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि इस बार डेट भी एक्सटेंड नहीं की जाएगी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा जो कि बड़े पैमाने पर होगा और जो कुछ चीज़ें अब तक सामने आई हैं जो चीदा निकात हैं उसके मुताबिक जो नॉन फाइलर्स हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, उनकी मोबाइल से भी बंद कर दी जाएगी और यही काफी नहीं बल्कि उनके बिजली और गैस के कनेक्शन भी काटे जा सकते हैं। आपकी क्या सूरत हाल है, मुझे ये पूछना चाहिए। मैं बिल्कुल, आपने करवा ली? मैं बिल्कुल फाइलर हूँ और मैंने बिल्कुल अपने गोशवारे जमा कराए हैं और जिन्होंने नहीं करवाए वो भी अपने गोशवारे जमा करवाएं क्योंकि इस बार डेट एक्सटेंड होने के इम्कान नहीं है। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खजाना अली परवेज मलिक ने ये इशारा भी दिया है कि अगर टैक्स अहदाफ पूरे ना हुए तो फिर मिनी बजट लाया जा सकता है, यानी मिनी बजट की तरफ गवर्नमेंट जाएगी। बिल्कुल, और अगर आपने अभी तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए तो 30 सितंबर आखिरी तारीख है और फौरी तौर पर अपने गोशवारे जमा करवाएं, फाइलर बन जाए वरना आपकी सहूलतों से महरूम हो जाएंगे, मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेंगे जैसे कि अभी आपने बताया, और बिजली और गैस का कनेक्शन कट जाएगा, मोबाइल की सिम बंद हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने मसाइल का तस्करा ज्यादा ही हो गया है वो कि आपका सिस्टम नहीं बर्दाश्त कर रहा। खैर ये लाइव का हुस्न है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एफबीआर के साबिक चेयरमैन डॉक्टर इरशाद। सर बहुत शुक्रिया, सुनो पाकिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, एफबीआर के लिए 13,000 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना आपको बज़ाहिर क्या लगता है, ये कितना बड़ा चैलेंज? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये एक बहुत टफ आस्क है और इस दौरान जो गवर्नमेंट ने एफबीआर में जो एक्शन लिए हुए हैं मेरे ख्याल में वो इसको ऐड करेगा। आपने देखा है कि एक महीने में आपको 100 बिलियन अराउंड का लॉस हुआ है और जो मैं समझता हूँ वो इस महीने और भी बढ़ जाएगा अगर सिचुएशन ये रही। देखिए, अब जो गवर्नमेंट है, एक तो उनके पॉलिसी में डिफेक्ट्स हैं, जो फाइलर और नॉन फाइलर का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अच्छा। ये तो ठीक है, लेकिन फाइलर लोगों ने रिटर्न तो फाइल किया पर उन्होंने बिलो टैक्सेबल रिटर्न फाइल किया जो करीबन 2 लाख का एक जंक कलेक्ट किया एफबीआर ने। देखिए, उनमें फाइलर को आपने डिफाइन करना था जिसका टैक्स तो आपके पास आए ना। अच्छा। इनके पास अगर रिटर्न आया भी तो टैक्स तो नहीं आया। दूसरी बात यह है कि उनका तरीका कार है इन्फोर्समेंट का, वो बड़ा कोअर्सिव है, वो कंसल्टेटिव नहीं है। जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, चैम्बर्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स बार्स हैं, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, उनको बिठाकर आप आगे जाएं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं बाहर से देख रहा हूँ वो ऐसा लग रहा है कि हर काम डंडे से कराना चाहते हैं, जो होना नहीं है। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, एफबीआर अभी तक टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम क्यों है, क्या वजह देखते हैं इसकी? देखिए, एक तो जो मैं समझ रहा हूँ एफबीआर में जो इस वक्त रिफॉर्म के नाम पे औकात पेशार शुरू हुआ है, अफसरों में एक अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट आया हुआ है और अफसर अपने करियर और उसके लिए डरे हुए हैं। फिर जो आप उनका एक प्लान मुझे कल किसी ने शेयर किया था तो वो कम्प्लीटली लॉपसाइडेड है और वो एक सर्विस ग्रुप के अगेंस्ट एक कम्प्लीटली विंडिक्टिव किस्म का एक ऑफेंसिव लग रहा है। तो जो आपके मेजर फाइटर्स है, अगर आप उनको मारते जाएंगे तो वो तो आपको डिलीवर नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को बजाय उनको, देखिए जो करप्ट लोग हैं वो तो चंद ही लोग होंगे, आप उनको निकाल बाहर करें। आप ऑर्गेनाइजेशन को क्यों करप्ट समझते हैं, आप उसमें जो सर्विस करने वाले को क्यों करप्ट समझते हैं? और ये कोई सिर्फ एफबीआर का मसला है। देखिए, सिर्फ एफबीआर पे मैं एफबीआर की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर मॉडल है उस पे तो वो जा नहीं रहे। आपका इशू तो एक्सपेंडिचर मॉडल में है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एफबीआर पे आ रहा है। आप कोई चीज कम नहीं कर रहे, आप पर्क्स प्रिविलेजेस किसी बंदे का नहीं कर रहे हैं। आज भी आईफोन आप एक अफसर को 15 लाख रुपए का दे रहे हैं तो टैक्स पेयर पागल है आपको किसी के आईफोन के लिए पैसे देगा? आपको उस टैक्स पेयर के पैसों से आप प्राइवेट विजिट इटली अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं, वो पागल है आपको देगा? आपने लाखों लोगों को मुफ्त बिजली दी हुई है, मुफ्त गैस दिया हुआ है, किस खाते में? तो ये जब तक एक्सपेंडिचर मॉडल ठीक नहीं होगा लोग ठीक नहीं करेंगे। और अभी अगर आप सिर्फ एफबीआर को दबाएंगे तो उससे मुझे लगता है कि यही होगा जो आपके साथ हो रहा है। आप बिल्कुल करें, सिविल सर्विस
एक सर्विस है, इनके 9 डिसिप्लिन है और उनमें एक पार आप डील करें और उनमें पर्क्स प्रिविलेजेस, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लॉजिस्टिक ठीक करें। आप जो ऑडिट का आपने जो धंधा अभी बिल्कुल चलाया डॉक्टर हुआ साहब, है, आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं और ये जो अपने इख्तियारात हैं और जो अपने अल्ले तलल्ले हैं, जो अखराजात हैं, इनको कम करने की ज़रूरत है, फिर ही आवाम आपको सीरियस लेंगे। सर, एक सवाल मेरा ये है कि हमेशा जो पहले से टैक्स नेट के अंदर लोग शामिल हैं, मज़ीद उनके गिर्द शिकंजा कसा जाता है। टैक्स नेट को क्यों वसी नहीं किया जाता? क्या ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है? बिल्कुल, मैं आपके साथ 100% एग्री करता हूँ। देखें, हमारे पास जो इशू आ रहा है मेनली, एक तो हम में वो जुर्रत नहीं है कि जो मेजर टैक्स पेयर्स हैं उनको हम हाथ डालें। आप देखें, आप सड़कों पे ये बड़ी गाड़ियों का तादाद देखें, एक एक गाड़ी का 8-9 करोड़ रुपए कीमत है। अब सिर्फ इस गाड़ी वाले का आप विल स्टेटमेंट निकाल देना, आप अफसर को अलाउ करें। आप तो रोज उनको मारने के चक्कर पे हैं कि उनको ऑडिट का तरीका नहीं आता। देखिए, आपने सेल्फ असेसमेंट स्कीम आप लेकर आए हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो आप लेकर आए हैं। अफसर को आपने कंप्लीटली पैरालाइज किया, उसने तो ऑडिट सीखा ही नहीं है। इन लोगों को वो कैसे ऑडिट करेगा? फिर आप उनको धमकी दे रहे हैं कि हम बच्चे ले लेंगे, ऑडिट के जो बच्चे हैं हम मार्केट से ले लेंगे। आपने जो सेल्स टैक्स में लिया था वो तो अभी तक आप भुगत रहे हैं। ये जो आपने आउटसोर्स किया था 2001 के रिफॉर्म में उसका तो जो स्कैंडल हुए हैं, आप जरा रिकॉर्ड तो निकाल के देखें ना। अब चेयरमैन साहब चूंकि उसका एक दिन का भी एफबीआर का एक्सपोजर नहीं है, अब बाहर से ऐसे लोग लेकर आएंगे तो फिर ये तो डंडा। देखिए, जितना आप जोर देंगे एफबीआर के अफसरों को, मैं बॉटम लाइन कहता हूँ, उतना नुकसान होगा। ये 100 बिलियन है और अगर आप इस तरह चलते गए तो एंड ऑफ द ईयर ये ट्रिलियन से ज्यादा होगा। लेकिन सजा किसको मिलेगी? सर, आप अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जितने भी पॉइंट्स की निशानदेही आपने की है वो भी ठीक है। ये बताइएगा कि इस क्रैकडाउन से आपको लगता है कि एफबीआर अपना हदफ पूरा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको, अगर ये सिचुएशन रही, मैं आपको बिल्कुल रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, मुझे तो डर है कि जो पिछले साल हुआ है शायद ये वो भी न कर पाए। इसलिए कि पिछले साल जो हुआ था, डॉलर का रेट ऑलमोस्ट 300 पे एक टाइम पे चल रहा था। आपकी इन्फ्लेशन 30-35 पे चल रही थी। अब आपके इन्फ्लेशन डाउन होके ये कहते हैं हम सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। तो यही से तो रेवेन्यू आना था ना। आपकी इंपोर्ट्स की आपने कम कर दी है, तो रेवेन्यू, अच्छा आपने अफसर को बिल्कुल बांध ही दिया है। आप खत्म कर दें इनको, ये होना नहीं है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। और इसके बावजूद चूंकि फ्लॉज पॉलिसी में है, जो टैक्स पॉलिसी है फ्लॉज उधर है। आप जो आपका फील्ड यूनिट है वो टूथलेस है, वो काम कर नहीं पा रहा। आपने उनके दांत निकाल दिए हैं और उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त की किल्लत है, जरा हमें आखिर में ये बता दीजिएगा कि मिनी बजट का इशारा दिया जा रहा है, अगर मिनी बजट आ जाता है आम आदमी कितना मुतासिर होगा, उसकी मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी? देखिए, लोग, आपको खुद पता है, लोग पहले अपने बच्चों को बेच रहे हैं, कोई बच्चों को मार रहा है। बदकिस्मती से जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके पास शायद इतना कुछ पड़ा हुआ है कि उनको फील ही नहीं हो रहा कि कौम पे क्या गुजर रहा है। और बजट लाना जुल्म होगा, मुझे नहीं लगता कोई चीज अभी रहती है। देखिए, सारा इशू एनफोर्समेंट का है। आप सिस्टम को ठीक करें। अब एफबीआर का सिस्टम कंप्लीटली इनर्ट है, वो उसमें जान ही नहीं है। आप उनको मिला के जरा बिठाएं, उनको ठीक करें, उनको जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है आप दे दें। आप अगर नहीं है उनको फॉरेन ट्रेनिंग्स के लिए भेज दें। आप स्टेनोस को सेक्रेटेरिएट के जा रहे हैं, वो 10 दिनों बाद रिटायर हो रहे हैं, आप उनको जर्मनी भेज रहे हैं। अगर कहीं नहीं भेज रहे कि चलो यार उम्रे पे भेजो। अगर आप ये मजाक कौम के साथ कर रहे हैं तो फिर टैक्स के साथ खुदा के लिए उनको गुनाहगार ना करें। उधर कसूर नहीं है, कसूर आप में है। बिल्कुल, सभी ये कसूरवार हैं और ज़रूरत समर की है फाइलर्स के साथ साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जाए और अभी तक जिन्होंने अपने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए वो अपने गोशवारे जमा करवाएं। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
जी, सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। उज़ैर, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या आपके जोड़ों में कभी दर्द हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कैफियत कभी नहीं आई। मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, जिम जाने वाला हूँ और बिल्कुल इस तरह का कोई मसला नहीं। ज़बरदस्त। तो हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि जूं जूं इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, हड्डियों में कमजोरी पैदा हो जाती है, जिसके बायस जोड़ों का दर्द लोगों को अपना शिकार बना लेता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये जो मर्ज है यूरिक एसिड की वजह से भी होता है। और आपको पता है उज़ैर, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है उसके तीसरे या चौथे दिन से उसका D3 कम होने लग जाता है। अच्छा। D3 वो विटामिन है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। बहुत से जोड़ों के अमराज हैं, हड्डियों के बहुत से मसाइल हैं, जिसमें ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी आता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करेंगे, जोड़ों के दर्द पर, और ये क्यों होता है, निजात किस तरह से। रुबीना यूसुफ के पास चलते हैं जो कि योगी नईम के साथ मौजूद हैं। जी रुबीना। अक्सर आप देखते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों में घुटनों का दर्द बहुत आम होता है, कमर का दर्द बहुत आम हो जाता है, उनको जिस्म के हर हिस्से से बहुत दर्द निकलने लगता है। आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम साहब, जिनसे हम जानते हैं कि जो हमारे वालिदैन भी हैं वो ओल्ड हो चुके हैं और वो जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। बूढ़ों के लिए कौन से ख़ास पोस्चर्स हैं कि वो घर बैठे वो करें और वो थोड़ी सी अपनी सेहत को फिट रख सकें? तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, कैसे हैं सर? अल्लाह के करम बहन। आज फिर हम आपके पास एक बड़ा ही एक मसाइल लेकर आए हैं, आप उसका हमें सोल्यूशन बताएंगे। जैसे आप अक्सर बताते हैं कि जो हमारे वालिदैन हैं वो भी ओल्ड हो चुके हैं और अक्सर लोग हैं जो एजिड हो जाते हैं, वो जिम नहीं जा पाते, अपना एक वक्त नहीं निकाल पाते। उन लोगों में घुटनों का दर्द बहुत आम हो चुका है और फिर कमर का दर्द, तो उन्हें जगह जगह से दर्द शुरू होते हैं। तो क्या किया जाए इनके लिए? बहन, इसके लिए देखिए मैं एक बात करना चाहूँगा, परहेज़ इलाज से बेहतर है। सबसे पहले हम परहेज़ की बात करेंगे कि किस चीज़ों का परहेज़ करना है। सबसे पहले जो है वो इस चीज़ को जानना होगा कि ये घुटनों में दर्द आया क्यों, उसकी क्या वजूहात हैं, या लोअर बैक में दर्द आया क्यों, उसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात ये बनती हैं कि जब आप थोड़ा सा जिस्म के अंदर एनर्जी लेवल कम होता है और आपके जो अलाइनमेंट है बॉडी की उठने बैठने की, उसमें थोड़ी सी ख़राबी आती है। मिसाल के तौर पर जब आप घुटनों से नीचे बैठेंगे, हम अक्सर थोड़ा नीचे बैठते हैं, यस, घुटनों से नीचे आपके हिप जॉइंट आ जाएंगे तो आपको उठने में दिक्कत आएगी और सारा जोर आपका घुटनों पे आएगा। अच्छा, मैंने भी अक्सर देखा है कि अगर मेरी मामा अक्सर थोड़ा फर्श पर बैठते हैं तो उसे उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो प्रेफर करती हैं कि हर वक्त चेयर हो, बेड पर बैठे, सोफा पर बैठे। कुछ सोफ़ा भी ऐसे हैं जो घुटनों से नीचे चले जाते हैं। जी हैं। तो ऐसे सोफ़ा इस्तेमाल ना करें, ऐसी सीटिंग इस्तेमाल ना करें। इस एज में लाजमी आपको चाहिए कि घुटनों से थोड़ा ऊपर बैठें। आपके जो थाई की जो स्लाइड है वो घुटनों की तरफ हो, ना कि घुटनों से आपके हिप जॉइंट की तरफ स्लाइड होगी, तो फिर आपके ये जो जॉइंट हैं ये ख़राब होंगे क्योंकि सारा प्रेशर इन पे आएगा। बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि यंग एज में भी हमें बैठना थोड़ा ऊंचा चाहिए। जब आप घुटनों से नीचे बैठते हैं तो प्रॉब्लम घुटनों का लाजमी आता है। ये कहा जाता है कि जिन लोगों को बहुत जल्द ये नी बॉल्स का इशू बनता है वो लोगों ने अपनी यंग एज में रनिंग बहुत कम की होती है। क्या ये कहीं हद तक बात सच है? नहीं, वॉक करने से तो घुटने ख़राब होते हैं। अच्छा, ज़्यादा वॉक करने से, ज़्यादा रनिंग करने से घुटने ख़राब होते हैं। उसकी वजह क्या है कि आप जब दौड़ते हैं तो आपके पाँव के रखने की शेप कोई भी हो सकती है, आपको नहीं पता आप किस शेप में रख रहे हैं। अगर उस दौड़ते हुए पाँव की शेप में थोड़ा सा भी डिसबैलेंस आप हो गए तो वो सारा प्रेशर घुटने पे आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो हम स्टेप लेते हैं उस पर भी अच्छा जो स्टेप लिया जाता है उस पर भी हम स्पेशल सेगमेंट करेंगे। बिल्कुल हम में कि ये कितना वॉक कैसे की जाए, कदम कैसे रखना है, ये बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, इस पर हम करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम इसको करते हैं कि अगर घुटने ख़राब हो चुके हैं और लोअर बैक ख़राब हो चुकी है तो इसको ठीक करने का ऐसे पेशेंट जो कुछ एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते तो उनके लिए क्या किया जाए। एक तो देखें प्रेशर पॉइंट है कि ये दोनों उंगलियां दरमियान वाली लेफ़्ट हैंड की, इनको सिंगल पकड़ के ऐसे खींच के यूँ ट्विस्ट करें। अगर आप करीब से थोड़ा दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेफ़्ट हैंड पे इस उंगली को पकड़ें, बड़ी उंगली को, जॉइंट है इनको तो कुछ नहीं होगा। नहीं, इसको ऐसे ट्विस्ट करना है और फिर रिंग फिंगर को, ठीक है, फिर रिंग फिंगर को, ये बड़ी उंगली और रिंग फिंगर। अगर लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है तो लार्ज फिंगर, ओके, और अगर राइट लेग में प्रॉब्लम है तो रिंग फिंगर, ठीक है। याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, तो ये फिर बड़ा आसान तरीका है याद रखने के लिए। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लार्ज, जबरदस्त, R फॉर रिंग, R फॉर राइट। ओह नाइस, R फॉर राइट, और फिर राइट के लिए है वो जो रिंग के लिए होती है, और मिडल लेफ्ट में अगर आपको दर्द है तो फिर ये दिन में कितनी बार करना चाहिए? ये एक वक्त में आप जो है वो कोई 1-2 मिनट इसको खींच के
फुल आपने इसको खींच के यूँ ट्विस्ट करते रहना है। इससे आपके घुटनों में दर्द ख़त्म हो जाएगा, टांगों में दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपको लोअर बैक में पेन है तो लेफ़्ट हैंड के ऊपर आप 2 फिंगर्स एक साइड पे कर लें, 2 एक साइड पे कर लें। और ये जो जगह है बीच में जो गोश्त है इसको दबाना है, आप अपने हाथ से दबा सकते हैं। प्रेशर पॉइंट है, ये प्रेशर पॉइंट है लोअर बैक का। ओके, लोअर बैक। इसके दबाने से लोअर बैक में दर्द 5 मिनट्स हम में। जो यंग एज की गर्ल्स हैं उनमें बहुत पाया जाता है कि बहुत अक्सर आप में ऐसे दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने ज़्यादा देखा जैसे जब आपने बात की कि परहेज़ की, ठंडा पानी पीने से लोअर बैक एक बहुत जल्द पानी तो नॉर्मल पीना चाहिए, सादा पीना चाहिए। आप देखें ये प्रेशर पॉइंट दबाइए, नाखून नहीं चुभना चाहिए, ठीक है, पोर के साथ दबाइए। 5 मिनट दबाएंगे आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो बड़ी आसानी से बेड पे बैठे हो सकती हैं। ठीक है। अगर हम एक लेग को सीधा कर लें जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये नी जॉइंट जो है ना इसको क्रॉस में ऊपर नीचे नहीं करना। ओके। ये जो नी जॉइंट है, अच्छा आपका जो नी कैप है इसकी मूवमेंट जितनी अच्छी होगी उतने आपके घुटने ठीक होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो है नी कैप, इसकी मूवमेंट, अगर इसकी नी कैप की मूवमेंट आपकी रुक गई है तो आपके घुटने ठीक नहीं है। ओके। घुटने में प्रॉब्लम अभी हमारी ये जैसे यंग एज में तो ये मूवमेंट बहुत अच्छी है। तो जो हमें देख रहे हैं प्लीज़ वो चेक करें क्योंकि जो ये नी कैप है उसकी मूवमेंट कैसी है। अब इसको अगर आपने मूवमेंट को बेहतर करना है तो तिरछा आप फ्रंट साइड से राइट साइड पे आ जाएं और ऊपर वाली साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाएं। तिरछा आप इसको स्ट्रेच करें। ओके, ओके। क्रॉसिंग में ऐसे करना है। इसको चेक करें। कुछ देर आप इस तरह करें और कुछ देर इस तरह करें। ठीक है। कॉर्नर से। यस। आप इसको ऊपर नीचे ना कीजिएगा, ना साइड राइट लेफ्ट कीजिएगा। आप इस घुटने को जो नी कैप है आपने इसको ऊपर नीचे तिरछा करना है। ऊपर और नीचे जो आपकी नी कैप है इसको आप 2 फिंगर से ऊपर और नीचे आप अपनी मूवमेंट को देख सकते हैं। लेकिन ये तिरछा करना है आपने, ये देखें। यस। ये नी कैप की मूवमेंट आपने करनी है। अच्छा, ये दर्द खत्म करने के लिए दर्द भी खत्म हो जाएगा और इसकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर हो जाएगी जिससे फिर आपके जो जुड़े हुए घुटने हैं वो आपके काम करना शुरू हो जाएंगे। जो आपके जॉइंट्स जुड़ जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, जैसे मेरी खाला जान है उनकी ना घुटनों में बहुत दर्द है और वो बहुत जैसे जब भी उठती हैं तो उन्हें एक वो आह भरती है, उन्हें बहुत दर्द होता है। एक और एक्सरसाइज बताता हूँ अब इससे अगली एक्सरसाइज। ठीक है। वो ये है कि आप इस तरह टांग को सीधा रख के अपनी थाई के मसल को टाइट करें, फिर रिलैक्स करें, स्क्वीज करें। ये देखें, जब स्क्वीज करेंगे तो आपका नी जॉइंट थोड़ा सा हरकत में आएगा। यस। ये नी कैप थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा। ओके, ओके। जब आप इसको यूं स्क्वीज करेंगे, थाई मसल को स्क्वीज करना है, ऐसे आपने सुकेड़ना है, थाई मसल को सुकेड़ना है। ओके। तो ये नी कैप में थोड़ी सी हरकत आएगी। ये एक्सरसाइज किया करें आप, एक वक्त में 1 मिनट कर लें। ठीक है। इसी तरह फिर दूसरी लेग से कर लें। ये है तो वैसे बाकी ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं तो फील हो रहा है कि और अगर आपको लोअर बैक में पेन है, यस, लोअर बैक में, तो अब आपकी एज ज़्यादा है तो आप इस तरह लेटे हैं, लेट के एक पाँव को ऐसे ऊपर रख लें। ठीक है। और हल्का हल्का ट्विस्ट करें। ओके। अच्छा, नीचे हार्ड जगह होनी चाहिए, बेड पे नहीं करना। ठीक है। हार्ड बेड पे कर सकते हैं ताकि जो आजकल ऑर्थो की आई हुई है ना मेट्रेस, उन पर आप आराम से कर सकते हैं। आपने लेटना है और एक टांग ऊपर रख के उसकी मूवमेंट करें। अभी तो मैं घर जाकर करूंगी ट्राई, लेकिन आप देख रहे हैं मुझे बहुत आसानी से हो सकता है, लाजमी करें। और फिर दूसरी साइड से 1 मिनट के बाद आपके जो हिप जॉइंट है उनकी मूवमेंट हो। ओके। ट्विस्टिंग आए हल्की हल्की लोअर बैक पे। यस, ये मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये मूव कर रहा है, ये जो लोअर बैक का एरिया है इसमें जो है मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये हम ख़वातीन में बहुत दर्द पाया जाता है। मुझे लगता है जो मर्द हैं वो ज़्यादा बाहर रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो इनमें बहुत कम पाया जाता है। फिर इसको चेंज कर लें। ठीक है। इस तरह बार बार आप चेंज करते रहे। ये 5 मिनट्स आप इसकी मसाज करें। ये मसाज हो रही है आपकी लोअर बैक। ओके, लोअर बैक। लेकिन हार्ड बेड हो या नीचे फ्लोर पे जायनमाज बिछा लें। ठीक है। और फिर इसके ऊपर कर लें, फ्लोर पे कर लें, ज़्यादा अच्छा है। ओके, हाँ, फ्लोर थोड़ा हार्ड होगा, उस पर अगर आप जायनमाज बिछा कर ये करेंगे तो मुझे लगता है कि बेस्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये बताइएगा कि ये जो है हमारे जो मदर्स हैं, ओल्ड हो रहे हैं, हमारे पापा और ये सब लोग, इनकी खुराक में क्या होना चाहिए? कोई एक ऐसी चीज़ कि इन लोगों में थोड़ी सी ताकत आ जाए कि ये लोग ये एक्सरसाइज कर सकें। आजकल जो हमारे वालिदैन हैं वो इतने ओल्ड हो चुके हैं कि वो थोड़ा अपने मसल्स को हिलाते हैं तो उन्हें कहीं और से दर्द स्टार्ट हो जाती है। अच्छा बहन, इनकी खुराक में सबसे जो अहम चीज़ है वो खुश दिली है। खुश दिली से खाएँ। ओके, मुझे लगा ये कोई मेडिसिन का नाम है। जब तक खुश दिली से नहीं खाएंगे, जब तक उनका मेंटली जो है वो रिलैक्सेशन नहीं होगी औलाद की तरफ से,
जब तक बच्चे जो हैं वो अपने तो पेरेंट्स की पाकिस्तान में इश्यूज बहुत हैं कि जो माँ बाप है वो बच्चों के पीछे और बच्चों को याद भी नहीं है कि घर पे माँ बाप हैं कि हाँ बिल्कुल। तो इसके हवाले से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो खुराक खुश दिली से खाई जाए वो असर करती है, जो खुराक खुश दिली से ना खाई जाए उसका असर नहीं होता, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। चाहे फिर आप उठ के सुबह सुबह 24-24 बादाम भी खाएं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो खुराक है वो बड़ी खुश दिली से खाएं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया। जैसे कि आज हमें देखने वाले लोग हैं उनमें यकीनन ओल्ड लोग भी होंगे। आप प्लीज़ अपनी एक्सरसाइजेज ये कीजिए, एक हार्ड जगह पर जाए नमाज बिछाइए और जो इन्होंने पोस्टर्स बताए हैं वो कीजिए। उसके बाद अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उसको हमने यूँ करके कुछ बताया था कि आपने इस थाई को स्क्वीज़ करना है, फिर आपने रिलैक्स करना है, स्क्वीज़ करना है, फिर आपने रिलैक्स करना है। फिर आपका जो एक नी कैप है इसको आप चेक करें कि ये कितना मूवमेंट में है और आप फिर इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अभी के लिए हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। तो नाजरीन, आपने ये देखा किस तरह योगी नईम ने बड़ा ये बेनिफिशियल एक था, जिस तरह से उन्होंने आपको ये समझाया कि किस तरह से वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द है वो इससे निजात पा सकते हैं। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बस एक्सरसाइजेस करें। स्टेप्स उन्होंने करवाए, वो जिनको जरूरत है वो लाजमी करेंगे। जी बिल्कुल, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या अच्छा लगा और क्या मजीद देखना चाहते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।